ब्लड की मात्रा जो 5 लीटर से 6 लीटर, लेकिन ये हम अपने आप को बताया था पुरुष में, लेकिन महिला में 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर, ये हो गया महिला में। इसका कारण ये है कि पुरुष के बनिस्पत महिलाओं के शरीर का वजन कम होता है, इसलिए अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 7% ऑफ बॉडी वेट, शरीर के वजन का 7%। मान लिया जाए कि किसी भी महिला, किसी पुरुष का वजन अगर 70 केजी, एवरेज वजन 70 केजी माना गया है, तो 70 केजी का 7% निकाल लीजिए तो लगभग 4.9 केजी आएगा, अर्थात 5 लीटर। महिला का एवरेज वजन हम लोग मान लेते हैं 60 केजी, तो 60 केजी का 70% निकाल लीजिए, 7%, 60 केजी का 7% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 7×6 = 4.2 केजी, जो लगभग 4.5 लीटर आ जाएगा। तो ये होता है महिला के वजन का। ब्लड का पीएच वैल्यू की बात अगर करें तो इसका पीएच वैल्यू होता है वह 7.4 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद रंग इसका जो है वह लाल दिखता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड का रंग उजला या हल्का पीला, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी, ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, ये मेल। और महिला अगर वयस्क है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। ब्लड का निर्माण स्थल, बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। लेकिन नोट में याद रखिएगा गर्भस्थ शिशु, जो शिशु मां के गर्भ में पल रहा है, गर्भस्थ शिशु में रक्त का निर्माण पहले होगा मेसोडर्मा। बताएंगे मेसोडर्मा क्या होता है। मेसोडर्मा में, जब मेसोडर्मा के बाद जब स्प्लीन बन जाएगा तो स्प्लीन, इसी स्प्लीन को हम लोग कहते हैं पिलिया, एक और इसका नाम है पिल्ली या लीवर, यकृत। तो सबसे पहले बनेगा बच्चा जब रहेगा मां के घर में तो मेसोडर्मा में बना, उसके बाद स्प्लीन जब बन जाता है तो स्प्लीन में, जब लीवर बन गया तो लीवर से, और पूरी जिंदगी उसमें जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। अब रही बात कि हम लोग कहेंगे मेसोडर्मा क्या है, तो ये शुक्राणु और या अंडाणु का जब निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है। हाँ, यही जाइगोट बन गया। और यही जाइगोट क्या होता है कि बाद में जब मां के गर्भ में पदास्थापित होता है तो इसमें 3 लेयर बनते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्मा, बीच वाले को कहते हैं मेसोडर्मा और अंदर वाले को कहते हैं एक्टोडर्मा।
इसी मेसोडर्मा में सबसे पहले बना ब्लड, ब्लड के बाद हार्ट। तो पूछता है परीक्षा में कि कौन सा अंग सबसे पहले काम करना शुरू करता है, तो हार्ट काम करना शुरू करता है भाई 10 सप्ताह के बाद, इसे जन्म के 10 सप्ताह के बाद। तो ब्लड, हार्ट, हार्ट के बाद स्प्लीन, स्प्लीन के बाद लीवर। तो यही मेसोडर्मा बनता है। एक्टोडर्मा में स्किन बनता है, बोन्स बनते हैं। इंडोडर्मा में सभी इंटरनल ऑर्गेन्स बनते हैं। तो मेसोडर्मा में, गर्भ शिशु में ब्लड का निर्माण होगा किसमें? मेसोडर्मा में। उसके बाद स्प्लीन बन जाएगा, तो स्प्लीन में, उसके बाद लीवर में पूंजी बनेगा बोन मैरो। अब आ जाइए, हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्लड। बस नहीं था parts of human blood। दो पार्ट से डिवाइड है, एक है लिक्विड पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो दूसरा है सॉलिड पार्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड कर्पसल्स, या इसको सेल भी कर सकते हैं। ब्लड का लिविंग पार्ट से यही इसका जीवित भाग। ब्लड का लिविंग पार्ट से प्लाज्मा भी ब्लड का। बचपन से 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये याद रखिए। ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत बचपन से 60, और ब्लड कार्पसल्स का जो प्रतिशत है वो पाया गया 40 से 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 95%। प्लाज्मा का कार्य पचे भोजन, हार्मोन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन जैसे हेपेरिन जैसे प्रोटीन्स का परिवहन करना।
सॉलिड पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कार्पसल्स, ये ब्लड कार्पसल्स 3 प्रकार के, एक को कहोगे आरबीसी, दूसरा को कहोगे डब्ल्यूबीसी और तीसरा को कहोगे प्लेट्स। ठीक है, कैसे इसको प्लेट्स, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। हिंदी में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और इसका हिंदी हो गया डिंबाणु। आरबीसी का रासायनिक नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम हो गया ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। ये याद रखना। आरबीसी का रासायनिक नाम एरिथ्रो मतलब रेड होता है, ल्यूको मतलब कलरलेस, थ्रोम्बो मतलब कणिका युक्त, इसलिए इसका नाम पड़ गया एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड को हम लोग देखें, ब्लड कार्पसल्स को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। पहला आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का हिंदी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और उसका हिंदी हो गया डिंबाणु। इसको इसका रासायनिक नाम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं। एक बात याद रखिए, हमारे ब्लड में आरबीसी जो है यह आकार में सबसे छोटा, परंतु संख्या में सबसे अधिक। आरबीसी का आकार इन तीनों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आकार देखा जाए तो आकार में सबसे छोटा कौन हो गया और संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी के साथ क्या हो गया कि आकार में सबसे बड़ा, परंतु संख्या में सबसे कम। डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ा है और संख्या में सबसे कम, ठीक है। और इसका आकार दोनों के बीच, संख्या भी दोनों के बीच। अब हम लोग देखिए कि ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की स्थिति है, इसकी बात है। तो ऐसा करें कि हम लोग पहले यहां लिखते हैं आरबीसी, यहां लिख दीजिए डब्ल्यूबीसी और यहां लिख दीजिए प्लेट्स, ठीक है। निर्माण स्थल, आरबीसी का निर्माण स्थल जो है वह है रेड बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लाल अस्थि पंजर। लाल अस्थि पंजर, इसका निर्माण श्वेत अस्थि पंजर, व्हाइट बोन मैरो और ये हो गया रेड बोन मैरो। और प्लेटलेट्स का निर्माण में केवल लिख दीजिएगा अस्थि पंजर। और कभी कभी स्प्लिट भी करता है। ये हो गया इसका निर्माण स्थल। इसका आकार देखिए, आरबीसी का आकार गोल एवं द्विअवतल,
यानी कि गोल गोल रहेगा और बीच में धसा हुआ रहेगा डिस्क लाइक। इसका कोई आकार नहीं होता, अमीबा की तरह आकार नहीं, अमीबा की तरह इसमें कोई आकार नहीं। इसका आकार गोल या अंडाकार। अब जरा सा आकार के बाद हम लोग देखेंगे इनके तरह आरबीसी में केंद्रक नहीं, किसके, केवल मानव की बात, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं, केंद्रक अनुपस्थित। लेकिन तब जब आरबीसी मैच्योर हो जाएगा तब, लेकिन जब आरबीसी अपरिपक्व रहेगा तो केंद्रक रहेगा। मानव की आरबीसी अगर अपरिपक्व है तो केंद्रक होगा, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका केंद्रक जो होता है वो साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। इसलिए इस बात को यहां ध्यान में रखना है कि आरबीसी अनुपस्थित, डब्ल्यूबीसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहेगा और प्लेटलेट्स में भी अनुपस्थित रहता है। अब बात आता है एवं लामा। लामा एक ऊंट की प्रजाति है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाए, ठीक है, बाकी और किसी को पाया जाता है। राइट साइड थोड़ा सा कटा चलो ये निकल रहा है। रही बात तो याद रखिएगा, आरबीसी में मानव के आरबीसी जब परिपक्व हो जाता है तो उसका केंद्रक उसके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में घुल जाता है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी होगा तो उसमें केंद्रक होगा और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता। ऊंट और लामा, लामा ऊंट की प्रजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे ऊंट जो पहाड़ी क्षेत्र में गए और अपना रूपांतरण कर, उसी को लामा कहा जाता है। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित। अब आ जाइए चौथी बात, अगर हम इसकी संख्या की बात करें, संख्या, तो पुरुष में आरबीसी की जो संख्या होगी वह 5 मिलियन यानी 50 लाख, 5 मिलियन से साढ़े यानी कि 5.5 मिलियन। अगर आप लोग इसको लाख की बात करें तो 50 लाख से 55 लाख इतना में प्रति mm क्यूब ब्लड। ये पुरुष की बात, ये मेल में। लेकिन अगर यही महिला हो गई, वो भी कौन महिला, जो महिला परिपक्व हो गई, जिसकी उम्र 16-17 वर्ष से ऊपर का, तो उसमें इसकी संख्या हो जाती है 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख से लेकर 50 लाख प्रति mm क्यूब ब्लड। ये किसका हो गया, महिला।
प्लेटलेट्स के डब्ल्यूबीसी की जो संख्या की बात है, वो महिला हो या पुरुष, उसमें 8,000 से लेकर 10,000 पाई जाती है प्रति mm क्यूब ब्लड। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 सीसी ब्लड में, सीसी मतलब बोतल नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी ब्लड में 8,000 से लेकर 10,000 महिला और पुरुष में पाए जाते हैं। और इसकी संख्या जो है वह पाई गई है 2 लाख से लेकर 5 लाख प्रति mm क्यूब ब्लड, महिला हो या पुरुष। लेकिन यहां एक बात याद रखें, ये जो संख्या है, जब यही व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, ऊंची पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह क्षेत्रों में जब रहेगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। केवल आरबीसी की संख्या की बात, आरबीसी की संख्या ये बढ़ जाएगी। ये डब्ल्यूबीसी की संख्या तब बढ़ती है जब आदमी इंफेक्शन में, संक्रमण में है। इसकी संख्या जैसे अभी अल्लाह हो रहा है कोरोना वायरस, अगर कोरोना का संक्रमण हो गया तो इसकी संख्या बढ़, किसी का भी संक्रमण हो, कोई भी इंफेक्शन हो जाए, इसकी संख्या बढ़। लेकिन जब डेंगू का संक्रमण होता है, इसकी संख्या घट जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। डेंगू के कंडीशन में इसकी संख्या घट जाती है। अगर 40,000 से कम हो जाए, इसका मतलब है कि पेशेंट अब खतरा में चला गया, खतरे में। प्लेटलेट्स ब्लड से गेन कर सकते हैं, और प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि पपीता का सेवन करें। पपीता का कोई भी प्रोडक्ट, पत्ता से लेकर कच्चा पपीता तक। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर बकरी का दूध लिया जाए तो उसमें प्लेटलेट्स निर्माण की कैपेसिटी ज्यादा पाई जाती है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण तभी होगा जब आपके शरीर में हार्मोन बैलेंस में काम करे। तो बकरी का दूध हमारे हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। ऐसे भी सकते हैं, बकरी का दूध ऐसे भी हार्मोनल बैलेंस देता है। महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों ने इतना टॉर्चर किया कि बेचारे टेंशन में आकर कई हार्मोनल डिजीज के शिकार, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि अब हमको स्वस्थ रहना है, इसलिए उन्होंने अपने साथ हमेशा एक बकरी को रखा और बकरी का दूध का वो सेवन। उससे दो फायदा हो गया, एक तो शारीरिक फायदा, और दूसरा वो कहते थे कि आप गरीबों को नेता है, इसलिए गरीब का पशु बकरी है। दोनों फायदा होता नहीं। उस समय अमीरों का पशु गाय माना जाता था, जिसके घर में ज्यादा गाय होते थे उसको ज्यादा अमीर माना जाता था, और जिसके घर में बकरियां ज्यादा होती थी उसको लोग गरीब। गरीब का पशु बकरी नहीं, बकरी का वो दूध पीकर स्वस्थ, इसलिए प्लेटलेट्स के निर्माण में उसका फायदा होता है। अब इसकी संख्या की चर्चा हमने कर दी। अब आइए अब तो देखें कि इसका जीवन काल क्या है। जीवन काल यानी हमारे शरीर में कितना से कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। तो इसका जीवन काल कम से कम 20 और अधिक से अधिक 103, 4 महीने से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। और ये मरता भी बहुत जल्दी है और जन्म भी बहुत जल्दी लेता है। 2.1 मिलियन या प्रति सेकंड निर्माण कर सकता है इसका। 1 सेकंड में इतना निर्माण हो सकता है हमारे शरीर में कम से। यही कारण है कि जब आदमी निद्रावस्था में चला जाता है तो आदमी की संख्या 5% घट जाती है। अब तो सुबह उठता है आदमी, सोकर थोड़ा थकान महसूस होती है। दूसरी बात कि जब पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, लगभग 42,000 मीटर अगर ऊंचाई पर चले गए तो 42,000 4,200 मीटर से अगर ऊपर चले जाएंगे तो इसकी संख्या जो है वह 30% बढ़ सकती है। यही कारण होता है कि लद्दाख के क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो ज्यादा लाल दिखते हैं, कश्मीर के लोग ज्यादा लाल दिखता है, सेब खाकर लाल नहीं दिखता क्योंकि उसमें आरबीसी की संख्या ज्यादा। इसका कारण यह है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और उस ऑक्सीजन को कैरी ऑन कराने के लिए हमारा शरीर खुद आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। और इसका जो जीवन काल है डब्ल्यूबीसी का, या कुछ घंटा से लेकर 4 दिन, कुछ का लाइफ 1 सप्ताह हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ता है, इतना याद रखना। इसका लाइफ जो है वह 3 दिन से लेकर 5 दिन। अब रही बात ये मरेगा कहाँ,
इसका पिंटू स्थल, पिंटू स्थल, तो इसका पिंटू स्थल हो गया, यह स्प्लीन में मर जाता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र करता है। या श्मशान घाट, स्प्लीन को आरबीसी का श्मशान घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पिंटू स्थल ई कहां मरा, तो ये ब्लड में ही मर जाता है, ये भी कहां मरा, ब्लड में ही मर गया। लेकिन एक बात यहां याद रखें, आरबीसी का, मृत आरबीसी का, जो आरबीसी मर गया, मृत आरबीसी का जो विघटन होता है, विघटन, इसको डिकम्पोजिशन करते हैं। मृत आरबीसी का विघटन लीवर, मरने के बाद लीवर में चला जाएगा, लीवर इसको तोड़ तोड़ कर नष्ट कर देगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के द्वारा हमारे किडनी के द्वारा छांट कर बाहर निकल जाएगा, और ये ब्लड में ही डिसल्व हो जाता है, ब्लड में फट जाएगा, फिर ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ये भी ब्लड में मरने के बाद में देगा, और ब्लड के द्वारा यह किडनी जाएगा और किडनी इसको छांट कर बाहर निकल। अब देखें, कार्य क्या है, आरबीसी का कार्य है O2 एवं CO2 का परिवहन। WBC का कार्य है हमारे शरीर को रोग निरोधक क्षमता देना। और इसका काम है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करना। अब आइए कुछ विशेष बात की हम लोग चर्चा कर लें। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं आकार में सबसे बड़ा आरबीसी किसने पाया, और आकार में सबसे छोटा आरबीसी किसने पाया, तो आकार में सबसे छोटा आरबीसी जो पाया जाता है वो पाया जाता है एक मस्क नामक हिरन होता है, जिसको हम लोग कस्तूरी हिरन भी कहते हैं। उस हिरन में जो आरबीसी पाया जाएगा वो आकार में बहुत छोटा, और सबसे बड़ा जो पाया गया वह कुल नाम का एक फ्रॉग या उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी में सबसे बड़ा आकार का प्राणी, और आरबीसी की संख्या जितने छोटा होगा जीवों की क्रियाशीलता उतने ज्यादा, इसलिए ज्यादा क्रियाशील फ्रॉग से ज्यादा क्रियाशील इसको हम लोग कस्तूरी। और समुद्री तट के किनारे रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या कम होगी, और समुद्र तट से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यानी पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहां आरबीसी की संख्या मानव में बढ़ेगी। तो ये कहानी हो गई आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी की। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो बोलो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एक और बात आपको लेते विशेष बात बताने के लिए, तो बोले थे ना कि आरबीसी का विघटन होता है कहां, यकृत में। तो मान लिया जाए कि हम लोग का जो यकृत है वो ये सपोज करेंगे हम लोग का लीवर, इस लीवर में मरा हुआ आरबीसी चला, डेड आरबीसी क्या, लीवर क्या करता है, इस आरबीसी को दो भागों में विघटित करता है। ये बात भी याद रखिए, एक कर दिया बिलिरुबिन और दूसरा कर दिया यूरोक्रोम। आरबीसी को लीवर क्या भाग में बांटा, दो भाग, कौन कौन, बिलिरुबिन और यूरोक्रोम। यही बिलिरुबिन के कारण पीत में पीलापन, पीत हमारा हरा पीला रंग का होता है,
उसमें पीलापन का कारण बिलिरुबिन है, और यही कारण है यूरोक्रोम के कारण मूत्र में पीलापन। और ये दोनों अगर ज्यादा बढ़ गया तो जॉन्डिस हो जाएगा। इसको पीलिया रोग कहते हैं। तो पीलिया रोग होने में क्या होता है कि आरबीसी ज्यादा टूटने लगता है, आदमी का शरीर पीला पड़ने लगता है, शरीर में थकावट होने लगती है। तो आरबीसी का ये लीवर का काम है, ये लीवर है, इस लीवर का काम है फिर आरबीसी को तोड़ना, लेकिन जब ये बीमार हो जाता है तो जिनको आरबीसी को भी तोड़ना खतरनाक होता है। तो बिलिरुबिन, पीलिया रोग में बिलिरुबिन का ही टेस्ट करते हैं। मूत्र का जब टेस्ट करेंगे तो यूरोक्रोम टेस्ट करेंगे, की आवश्यकता से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। अब आ जाइए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। रक्त समूह 4 पाया गया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप। ये 4 ग्रुप ब्लड को खोजने का काम, इसको जो सबसे पहले खोजा था, इसके खोजकर्ता कहला है कार्ल लैंड स्टीनर। देखिए इन्होंने जो ब्लड ग्रुप खोजा, उन्होंने कहा क्या कि हम लोग का जो ब्लड है, ये ब्लड, इस ब्लड में एक विशेष प्रोटीन पाया गया। उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या पड़ा? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी में, आरबीसी, ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर आरबीसी में पाया गया तो उसको कहोगे एंटीजन। और यही ग्लाइकोप्रोटीन जब प्लाज्मा में मिला तो ये कहलाया एंटीबॉडी। यही क्वेश्चन बनता है, ये एंटीजन किस कहां पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। और एंटीबॉडी, ये एंटीजन 2 तरह का दिखा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। लेकिन एंटीबॉडी जो है इसकी थिंग डिफरेंट। ये लिखा हुआ है एंटीजन ए, वहां लिखाएगा एंटीबॉडी स्मॉल बी। यहां कैपिटल बी है एंटीजन, यहां लिखोगे स्मॉल बी। कहने का मतलब यह है कि कभी भी समान तरह के एंटीबॉडी और समान तरह के एंटीजन एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं रहे। एंटीजन के और एंटीबॉडी के कभी नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो अगर ए है एंटीबॉडी बी रहे, ये रह सकता। उसी तरह से बी और बी नहीं रह सकता, जब भी रहेगा तो बी और ए रहेगा। यानी कि एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए। इसी को आधार बनाया और आधार बनाकर ब्लड ग्रुप का निर्माण शुरू। तो कहा यहां देखो ब्लड, क्या हो गया? एंटीजन। क्या हो गया? एंटीबॉडी। एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? स्मॉल बी। एंटीजन अगर बी रहेगा तो एंटीबॉडी स्मॉल बी। एंटीजन ए और बी दोनों रहे, तो एंटीबॉडी कोई नहीं है। अगर एंटीजन कोई नहीं, ना ए है ना बी है, तो एंटीबॉडी दोनों ए और बी दोनों रहे। अब इसी का आधार मानकर ब्लड ग्रुप का निर्माण। जिसमें एंटीजन ए, उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखा? ए। एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप का नाम बी। एंटीजन ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप का नाम ए बी। और एंटीजन कोई नहीं, ब्लड ग्रुप का नाम ओ, यानी कि 0। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनता है
किसी व्यक्ति का रक्त समूह निर्भर करता है, ऑप्शन देगा एंटी बॉडी पर, एंटीजन पर, दोनों पर, टी में क्या रहेगा पीएच मान। इस पर हो जाएगा। इसलिए देख रहे हैं ना, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, नहीं है तो जीरो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन। अब बताएंगे आपको आरएच फैक्टर के, इसको पॉजिटिव नेगेटिव। ये बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए पाया गया तो उसके ब्लड ग्रुप को ए, चाहे वो जो भी, हाँ, अगर बी पाया गया तो बी, और एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखो और एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखो। और कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही तरह का नहीं हो सकता। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एक साथ अगर मिल जाएगा तो जहां ये जैसे ये केसेस, जैसे ये केसेस, इस केसेस में क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही तरह, ऐसे स्थिति में ब्लड चिपचिपा हो जाएगा और चिपचिपा होकर नष्ट, उस व्यक्ति की मौत। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसको अगर ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दीजिएगा क्या हो जाएगा, उसके शरीर में एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए भी आ, नतीजा क्या होगा। इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप देना, बी ब्लड ग्रुप वाले को बी देना है, ए बी वाले को ए बी देना है, वो वाले को बी देना, तो सेम ब्लड ग्रुप। अब आइए हाँ आगे बताएंगे कि वो क्यों वो सबको देंगे और क्यों ए बी सबसे ले सकता है। अब आ जाइए आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, सबसे पहली बात जान लो आरएच फैक्टर है क्या, या एक प्रकार का एंटीजन। दूसरा प्रश्न उठता है इसको खोजा किसने, इसके खोज करता जो है वह पीनर, कार्लैंड के सहयोगी। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी दे देता है कि वीनर और कार्लैंड स्टाइन दोनों देता है, लेकिन सही माने में ये, हाँ, ये आरएच फैक्टर किसने देखा। सर्वप्रथम आरएच फैक्टर रीसेस नामक बंदर में देखा। ये रीसेस प्रजाति का नाम, रीसेस नामक प्रजाति है बंदर में। तो जब इसको देखा गया तब क्या हुआ कि मान लिया जाए यह रीसेस प्रजाति का यह बंदर, इसमें क्या देखा गया कि एक ऐसा एंटीजन है जो एंटीजन ए और एंटीजन बी से अलग है। एंटीजन को मिला था, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके अलावा वीनर साहब को मिला एक और एंटीजन, और वो एंटीजन सबसे पहले देखा किसने, बंदर। अब ये पहुंचे कार्लैंड स्टाइनर के पास और बोले कि श्रीमान एक एंटीजन और नजर आया। तो कहां नजर आया, तो रीसेस प्रजाति के बंदर, विशेष प्रजाति के विशेष प्रजाति के बंदर। तो मान लिया जाए, तो सब मान लेंगे यही विशेष प्रजाति है। अब इसमें एक ऐसा एंटीजन मिला जो एंटीजन ए और एंटीजन से अलग था। तो कार्लैंड स्टाइनर ने कहा जो काम करो, ये रीसेस से ले लो आरएच, क्या ले ले, आरएच, और उसका नाम रख दो आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या हुआ, आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। आरएच शब्द कहां से लिया गया, रीसेस से, ठीक है।
और इसका नाम उन्होंने रख दिया RH फैक्टर। अब कहा कि पता लगाओ कि हर मनुष्य में यह पाया जाता है। वीनर ने कहा कि नहीं, कुछ मनुष्य में पाया गया और कुछ मनुष्य में नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के ब्लड में यह पाया जाएगा उसके ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कहा, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको RH निगेटिव कहा। इसको आप लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं कि पॉजिटिव ब्लड और निगेटिव ब्लड। ठीक है, तो मानव के रक्त में RH फैक्टर मानव के रक्त में RH फैक्टर नामक एंटीजन पाया जाएगा से RH पॉजिटिव ब्लड और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे RH निगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। RH फैक्टर अगर पाया गया तो पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो निगेटिव। जैसे कोई एग्जाम्पल, एक आदमी अगर गया डॉक्टर के यहाँ ब्लड का टेस्ट करा, भाई हमारा ब्लड ग्रुप बताए, डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि जाइए आपका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, यानी उन्होंने लिख दिया कि P पॉजिटिव। क्या हो गया? P पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया कि किसके शरीर में एंटीजन क्या पाया गया? P। इसके ब्लड में एंटीबॉडी स्मॉल n और RH फैक्टर है या नहीं है, तब ना पॉजिटिव है जी। बस एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या, और उसका ब्लड ग्रुप जो है डॉक्टर साहब देखे और बोले कि अरे तुम्हारा तो RH निगेटिव, AB निगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या बताए? AB निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एंटीजन A एंड B दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं, और RH फैक्टर उपस्थित। जब RH फैक्टर नहीं रहेगा तो RH निगेटिव था। अब यहीं पर एक बात आती है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाएगा। कोई एंटीजन नहीं पाया, क्या हो गया? वो RH सभी एंटीजन पाया जाता है। कौन हो गया? AB RH। नोट पे एक बात याद रखिए, यदि माता और ये पिता है और ये संतान, माता का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, पिता का भी ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होगा तो संतान हो जाएगा। माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया, पिता का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हो गया तो संतान नहीं। अगर माता का नेगेटिव हो गया और पिता का भी नेगेटिव हो गया तो संतान होगा। अगर
माता का पॉजिटिव और पिता का निगेटिव तो पुलिस होता है। हाँ, ये RH पॉजिटिव माता, RH पॉजिटिव पिता, चाहे ब्लड ग्रुप कोई रहे, ब्लड ग्रुप कोई रहे, अगर ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ये मान लो कि माता का है और बी ब्लड ग्रुप पिता का है, दोनों पॉजिटिव हैं, संतान हो जाए। लेकिन अगर माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, तो यहां संतान नहीं। नोट में लिख लीजिए। हाँ, तो हो जाए। नेगेटिव संतान हो, RH नेगेटिव संतान नहीं। ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हो। केवल एक ही कंडीशन है, माता नेगेटिव पिता पॉजिटिव तभी संतान नहीं। नहीं, माता में नेगेटिव पिता में भी नेगेटिव, RH फैक्टर नहीं है तो संतान तो करेगा नहीं। संतान पहले प्रश्न तो बता रहा है कि संतान नहीं हो, ये तो हो रहा है। ये ठीक का मतलब क्या होगा कि संतान होगा, इस कंडीशन में भी संतान होगा, इस कंडीशन में भी संतान होगा। हाँ, संतान ही नहीं। इससे पहले ले ले, लिखो ना क्वेश्चन, लिखो। यदि यदि पिता कारक समूह, यदि पिता कारक समूह RH पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखो, चाहे ए हो, बी हो, AB हो या O, यदि पिता कारक समूह RH पॉजिटिव और माता कारक समूह RH नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखो, चाहे ब्लड ग्रुप कोई भी, चाहे ब्लड ग्रुप कोई भी, तो उससे होने वाली संतान गर्भ में मर जाती है, गर्भ में मर जाती है या जन्म के तुरंत बाद। इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसी कहते हैं। हिंदी इसका क्या हो गया? तो डिजीज का नाम, अब डेंगू का हिंदी का बताएं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसी। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब होता है सेल, ठीक है, और फीटैलिसी मतलब होता है फीटस, गर्भ में पलने वाले बच्चे ना, तो उसका आरबीसी नष्ट हो जाता है, आरबीसी सेल नष्ट हो जाता है उस बच्चे का, जिसके कारण से वो बच्चे मर जाते हैं। देखो, परंतु यह घटना प्रायः द्वितीय संतान में देखा जाता है। परंतु यह घटना प्रायः द्वितीय संतान में देखा जाता है। देखो, यहीं पर क्वेश्चन आता है कि RH पॉजिटिव पुरुष को किस महिला से विवाह नहीं करने की सलाह दी है? नहीं, इसका कारण ये, लेकिन जिसकी शादी हो गई वो क्या करें? तब उसके लिए दवा है, दवा दी जाती है।
और दवा देकर। देखो ये थ्योरेटिकल बात, प्रैक्टिकली में नहीं, क्योंकि आप इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर। अब ये घटना कैसे होती है इस वजह से? पहला संतान होने की संभावना है, दूसरी संतान में अवश्य नहीं, हो सकती, कोई कंफर्म नहीं करेगा, हो सकती, लेकिन ये होता कैसे है इस वजह से? थोड़ा सा समझने का चीज, ये शुक्राणु है पिताजी, और ये अंडा। पिता क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। माता क्या है? नेगेटिव है। इन दोनों से जो जाइगोट बना, वो जाइगोट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? दोनों मिलकर अगर निषेचित हो गया, निषेचित होकर वो जाइगोट बनेगा। हर हाल में पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है और इसमें नहीं है। मान लिया जगह को ड्राम, और यहाँ एगो गिलास और ये वो गिलास, इसमें पानी है और इसमें पानी, दोनों को इस एक ही में उड़ेल, इसमें पानी है या नहीं? है नहीं। उसी तरह से इसमें आरएच फैक्टर है, इसमें आरएच फैक्टर, दोनों मिला दोगे तो क्या होगा? आरएच फैक्टर है, यानी कि जाइगोट बना, क्या बना? आरएच पॉजिटिव में। अब यह बच्चा कहां जाएगा? मां के गर्भ में गया, 10 सप्ताह के बाद चला जाएगा मां के गर्भ में। अभी मां के गर्भ में देखो ये गया, मां, ये फेलोपियन ट्यूब में घटना होती है। हाँ, ये फेलोपियन ट्यूब में हुआ, फेलोपियन ट्यूब के बाद मां के गर्भाशय में जाएगा। इसको जाने में लग जाएगा 10 सप्ताह, कम से कम 10 सप्ताह, 2.5 महीना। इसलिए 2.5 से 3 महीने के बाद ही हम लोग अल्ट्रासाउंड करके संतान की वस्तु समझ जाते हैं। हाँ, उसके बाद तो फिर आ गया। अब जैसे ही आप बताइए कि जो 13 जो दिखा रहे हैं माँ का गर्भ है, अब ये बच्चा जो माँ के गर्भ में आया, माँ का बाहरी जीव था कि अंदर का जीव? लेकिन अंदर में हो रहा है, लेकिन जब माँ का बाहरी है कि अंदर का है, बाहरी जीव है। और बाहरी जीव को मारने के लिए माँ एंटीबॉडी बनाती है नहीं? माँ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो इस बच्चा में एंटीजन क्या है? RH प्लस। नहीं, इस बच्चा में एंटीजन क्या है? RH प्लस। मां का एंटीजन क्या था? RH नेगेटिव। मां तो नेगेटिव थी ना। अब मां इस संतान को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, इसका उल्टा था। और एंटीबॉडी बना के भेजेगी वो एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बनाएगी RH नेगेटिव। अब बताओ कि गर्भाशय में एक ही तरह का एंटीजन पॉजिटिव का बनाएगी मां का एंटीजन है क्या? नेगेटिव। मां एंटीबॉडी बनाएगी क्या? उल्टा बनाएगी। मां जब भी एंटीबॉडी बनाएगी तो अपना जो एंटीजन है उसका उल्टा बनाती है। ये है तो क्या बनाती है? इंसान में चेंज होता है, एंटीजन जैसा होगा उसका उल्टा बनेगा एंटीबॉडी। नहीं, अगर एंटीजन नेगेटिव है तो एंटीबॉडी क्या बनेगा? बच्चा में पहले से क्या था? अब बताओ कि 2 पॉजिटिव एक साथ रहेगा? एक ही तरह का एंटीजन और एक ही तरह का एंटीबॉडी रहेगा? नहीं रहेगा। इस बच्चा का क्या फटेगा? आरबीसी। अब बताओ कि बच्चे का आरबीसी अगर खत्म हो गया, बच्चा बेचारा अंदर रह पाएगा? नहीं रहेगा। तो मिसकैरेज हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। बार बार गर्भपात होगा तो वो महिला जाएगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा कि अपने हस्बैंड का भी और अपना भी ब्लड ग्रुप टेस्ट करा के लाओ। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप में हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव मिल गया तो कहेगी कि भाई अब आपको इलाज की जरूरत। कहां बचा हो रहा है? उसके लिए इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन में क्या करेगा? उस इंजेक्शन में क्या करता है? तो दवा दी जाएगी, मां को दवा दी जाएगी कि है तुम जो है एंटीबॉडी मत बनाओ। हाँ, वो दवा क्या करेगा? उस समय तक, जिस समय तक बच्चा घर में रहेगा तब तक उसको क्या कहेगा कि आप एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, उसके लिए वो दवा दे देगी। और पिता को क्या करेगा? हाँ, आप जो बनाइएगा एंटीजन मजबूत बनाइए, पावरफुल बनाइए। हाँ,
गलती से अगर बन भी गया तो नहीं, इसलिए मां को एंटीजन को कहा जाएगा कि आप एंटीबॉडी बनाना बंद करो। एंटीजन का काम है एंटीबॉडी बनाना, तो वहां दवा देकर एंटीबॉडी का निर्माण बंद कर दिया। जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं, एंटीबॉडी क्या है, वो तो सैनिक। आई तो मां के घर में वो आतंकवादी, अब उसको फाइट करने के लिए अब कहते हो कि पहला संतान होने की संभावना है, तो आप जान लीजिए पहला संतान इसलिए हो सकता है क्योंकि जब यह मां के गर्भ में ये संतान आया उस समय कम से कम यह 64 सेल से ज्यादा का, कितने कोशिका हो गया, 64 सेल का। मां जो बनाएगी एंटीबॉडी या 1 2 4 करके बनाएगी। युद्ध किसके बीच हुआ, 64 बनाम 1 2, जीतेगा कौन, 64 वाला कि 1 2 वाला, 64 वाला। इसलिए पहला संतान हो सकता है। जब दूसरा संतान की बारी आएगी तो मां ऑलरेडी का हजारों लाखों अपना सेना तैयार करके रखेगी, अब आ जाओ, नहीं आएगा, युद्ध होगा, दूसरा संतान का गर्भपात होगा। ठीक है, ये जो घटना होता है ना, इसी घटना को कहते हैं क्रिप्टोप्लास्टोसिस मेटालिसी, इसी घटना। समझ बात आ गई? ठीक है, अब आइए, अब हम लोग जरा सा देखें माता पिता का ब्लड क्या होगा और संतान का ब्लड क्या होना चाहिए। ठीक है, माता क्रॉस पिता का ब्लड, संतानों में संभावित ब्लड, संतानों में संभावित ब्लड ग्रुप, संतानों में असंभावित ब्लड। अगर माता भी हो पिता भी हो, संतान जब भी होगा वो होगा, नहीं होगा कौन, तो बच गया वही ना। अगर ए और ए है, नहीं होगा बी और ए बी, बी और बी है, होगा ओ और बी, जो बचेगा वो नहीं होगा, ए बी और ए बी। संतान जब भी होगा ए होगा बी होगा ए बी होगा, नहीं होगा वो, तो समान ब्लड ग्रुप वाले हो गए। अब डिफरेंट ब्लड ग्रुप ले लीजिए, ओ और ए, संतान ओ हो सकता है, ए हो सकता है, नहीं होगा बी और ए बी, ओ और बी, वो होगा बी होगा, नहीं होगा ए और, सातवां ओ और ए बी है, ए हो सकता है बी हो सकता है, नहीं होगा ओ और ए बी। यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप है लेकिन संतान जो हुआ ओकरा में माता पिता का ब्लड ग्रुप आया ही। आठवां में ए और ए बी, ए होगा बी होगा ए बी होगा, वो नहीं होगा। नौवां में बी और ए बी, ए होगा बी होगा ए बी होगा, वो नहीं होगा। 10वां में ए और बी, ए हो सकता है बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यही एक कंडीशन है, ये 2 कंडीशन में से याद रखिए, किसी से ज्यादा परीक्षा प्रश्न।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफर नहीं करते बल्कि एक में से ब्लड लेकर दूसरे में ब्लड को मिला देते, ट्रांसफ्यूज कराते, इसलिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसको सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक ट्रांसफ्यूज किया, सफलतापूर्वक ट्रांसफ्यूज कराया, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स बलंडेल। यही व्यक्ति था जो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन सफलतापूर्वक कराया। तो याद रखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा सेम ब्लड ग्रुप में ही ब्लड दीजिएगा, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। लेकिन सेम ब्लड ग्रुप हो लेकिन उसमें ए और बी का लफड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा है। यहाँ एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर सेम ब्लड ग्रुप, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव को देगा, लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप को नहीं। यानी कि ए पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को भी देगा और नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव को लेने की जरूरत पड़े तो या पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से। लेकिन नेगेटिव को जब जरूरत पड़ा तो पॉजिटिव वाला नहीं दिया, नेगेटिव वाला दिया। ठीक है, अब देखिए क्या एक बात है, पॉजिटिव को हम लोग धनवान मान लें, नेगेटिव को हम लोग गरीब मान लें। तो यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा, धनवान को जब देने की बारी आती है तो धनवान केवल धनवान को दे सकता है, धनवान व्यक्ति गरीब को नहीं दे सकता। लेकिन गरीब को जब देने की बारी आती है तो ना वो गरीब देखता ना अमीर देखता, दोनों को देता। लेकिन जब धनवान को देने की बारी आती है तो सोचता है कि ना 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 हम धनवान को देंगे, गरीब को नहीं देंगे। लेकिन धनवान को लेने की जब बारी होती है ना तो वो न गरीब देखता ना अमीर देखता, ना दोनों ला लेने के समय दोनों से ले सकता है। लेकिन बेचारा गरीब को अगर जरूरत पड़ा, धनवान से उम्मीद नहीं रखो, गरीब गरीबे को मदद करेगा। अब बताओ ये जो अमीरी गरीबी है ये हमारे ब्लड में ना शामिल। नेताजी कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे, कहां से दूर करिएगा, या तो ब्लड में शामिल है क्या। लेकिन तो क्या कहता है, ए ब्लड ग्रुप किसको देगा, ए को देगा और ए को देगा, लेकिन इस प्लस माइनस का ध्यान रखेगा। बी किसको देगा, बी को देगा। ए बी किसको देगा, ए बी को देगा, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखेगा। वो जो है वो भी आपस में ही लेन करेंगे। लेकिन जब लेन करेगा तो यहाँ गरीबी अमीरी का ध्यान रखेगा, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति है जहां कोई उपाय नहीं, तब ऐसी स्थिति में ए जो है ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा। क्यों ए और बी दोनों से ले लेगा, तो इसमें दोनों एंटीजन, इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन है इसलिए ले लेगा। और ओ से भी ले लेगा, ओ से ये क्यों ले लेगा, क्योंकि इसके पास है ये। खाली बाल्टी उड़े लो या ना उड़े लो फर्क पड़े। अब देने की बारी आई तो वो इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा। क्यों दे देगा ये सबको, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही। लेकिन तो आप इसको कहोगे सर्वग्राही ए बी प्लस को कि ए बी माइनस को, धनवान को कि गरीब को। हाँ, धनवान ने सबसे ले सकता है, यही है। ठीक है, इसलिए सर्वग्राही ए भी होता है, लेकिन अगर उसको प्लस माइनस लगा दे क्या हो जाएगा, नहीं। आप जानते हैं कि सर्वदाता कौन होता है, ओ प्लस की ओ माइनस। देने का काम कौन करेगा, अमीर की गरीब। अमीर सबको देगा कि गरीब को देगा, इसलिए सर्वदाता ये हो जाएंगे ये बेचारे। ठीक है, यही कहानी रही आप लोग की ब्लड की। और इसको बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। हाँ, और कोरोना से बच के रहिए। अरे कला